हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको सत्ता के खंभों के सहारे अपराध के एटीएम खड़ा करने वालों की जोरदार घंटी बजानी है। देखिए, देश के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने हमें बताया है कि गली छाप गुंडे, मामूली अपराधी अगर गैंगस्टर माफिया बाहुबली बन जाते हैं तो इसके पीछे बड़ा कारण जानते हैं क्या होता है? वो होता है अतिक्रमण करके, कब्जा करके संपत्ति बनाना, जो अपराध के लिए एटीएम की तरह इन अपराधियों के काम आता है। जहां से जितना मन चाहा पैसा इन्हें मिल जाता है। तो अपराधियों के ऐसे एटीएम को तोड़े नहीं तो क्या छोड़ दें? इस सवाल की वजह बनी है मध्य प्रदेश से आई एक खबर। रिपोर्ट देखिए, सहमत हैं हमारी बात से तो घंटी बजाइएगा और अपनी राय भी भेजिएगा। बैरिकेड लगा है, पुलिस आती है, जेसीबी पहुंचती है और सत्ता के खंभे पर खड़ा अपराध का एक एटीएम गिरा दिया जाता है। ठीक इसी तरह दूसरा शहर, पुलिस घेरा बनता है, जेसीबी आती है, और सियासत प्लस अपराध की गठजोड़ के एटीएम की बालकनी, और फिर पूरा एटीएम जमींदोज हो जाता है। तीसरी कहानी, सब कुछ पहले जैसा, पुलिस मौजूद है, जेसीबी मशीन है, और राजनीति से रिश्ते बनाकर अपराध की अट्टालिका खड़ी करने वालों का पैसा पहुंचाने वाली इमारत पर प्रशासन की स्टेन गन चलती है। इन तीन तस्वीरों में एक समानता है, समानता अपराध, राजनीति और अतिक्रमण की। कैसे, ये समझने के लिए पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चलते हैं। भोपाल में जेसीबी से एक अवैध कब्जे वाली इमारत की सीढ़ी तोड़ी जा रही है। ऐसे कब्जों की सीढ़ी के सहारे ही सत्ता और अपराध दोनों की ऊंचाई कुछ लोग हासिल करते हैं, जिसे तोड़े नहीं तो क्या प्रशासन छोड़ दे? कुर्सीधारियों की आपराधिक सोच को ऐसे ही धूल धूल करने की जरूरत क्यों है? ये आपको बताएं उससे पहले देखिए किसकी इमारत पर भोपाल में कानून के दांतों की जेसीबी कब्जे के जबड़े को खोद रही है। भोपाल में किसके अवैध कब्जे की दीवार पर जेसीबी के दांतों का प्रहार हो रहा है? ये आपको बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राज, जो मौके पर मौजूद हैं। भोपाल के तालाब के कैचमेंट एरिया में एक इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज जो उन्होंने बनाया हुआ था, उस कॉलेज का आरोप लग रहा था कि अतिक्रमण है, तालाब की जमीन का अतिक्रमण है। तो आज पुलिस प्रशासन ने यहां आकर सुबह सुबह इस पूरे अतिक्रमण को जमींदोज किया है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट का बड़ी जगह पे अतिक्रमण था, तो जिसको शेड बनाया गया था, शेड गिरा दिए गए हैं। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, ढेर सारी जेसीबी मशीन यहाँ लाकर एक सुबह से ही बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कहा यह जा रहा है कि ये सारा इसमें यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण था, जिसके चलते इस अतिक्रमण को ढहाया गया है। यह अवैध कब्जा है भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का। दबंग छवि के आरिफ मसूद, जिन पर हत्या का प्रयास, बलवा करने, खतरनाक हथियार से दंगा कराने के आरोप है। आरोप है कि विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल में तालाब के पास खानू गांव में कब्जा करके एक कॉलेज खड़ा किया, जिसमें ये बड़े हिस्से को गिराने पर अभी स्टे ऑर्डर है। लेकिन दूसरी जगह 12,000 वर्ग फीट के कब्जे को भोपाल नगर निगम की टीम ने ढहा दिया। आरोपी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इसे सरकार का बदला कहते हैं। मैं लोगों से कहूंगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहा है उनसे दरखास्त है कि वो घबराएं ना।
तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे। ऐसे अवैध कब्जों को प्रशासन तोड़े नहीं तो क्या छोड़ दे? जिनकी आड़ में दावा है जमीन कब्जा करके स्कूल खड़ा करके तालीम देने के नाम पर धर्म की राजनीति को अंजाम विधायक आरिफ देते आए। दरअसल अवैध कब्जा वो एटीएम हो जाता है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक धन और ताकत मुहैया कराता है। इसी ताकत के दम पर आरिफ मसूद जैसे कुर्सीधारी क्या करते हैं, ये कहानी दूसरी तस्वीर में जुटी भीड़ दिखाती है। ये स्वराज के झंडे को हम सब के हद लगे विधायक भाई आरिफ मसूद साहब ने स्मशान से जला करके राख कर दिया है। ये तस्वीरें 29 अक्टूबर की, जब फ्रांस के राष्ट्रपति के इस्लाम को लेकर दिए गए बयान के बाद आरिफ मसूद ने ऐसी भीड़ फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर भोपाल में जुटाई। आरोप है भीड़ को भड़काकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश आरिफ मसूद की तरफ से की गई। इस मामले में आरिफ मसूद की गिरफ्तारी की तैयारी प्रशासन ने की है। जला करके राख कर दिया है और ये फ्रांस के राष्ट्रपति का, ये फ्रांस का राष्ट्रपति, इसका पुतले को भी जलाया जा रहा है। दावा है हजारों समर्थक और करोड़ों की संपत्ति जुटाने में आरिफ मसूद जैसे कुर्सीधारियों को अवैध कब्जों से ही टॉनिक मिलता है, जिन्हें गिराना जरूरी हो जाता है। निश्चित रूप से जो इस तरह की गतिविधियों में संलग्न लोग हैं तो ये अपने प्रभाव का उपयोग करके और धार्मिक भावनाएं भड़का के, प्रभाव का उपयोग करके, धार्मिक तरीके से उसको बात करके और अतिक्रमण करके, तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करके इस तरह के काम करते हैं। हाँ, इसी से बड़े बड़े फिर माफिया बनते हैं और वो बड़े माफिया बन के समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे माफियाओं की आर्थिक रीढ़ प्रशासन की जेसीबी ही तोड़ सकती है। जिसकी शुरुआत कहां से हुई बताएं हम आपको, उससे पहले जानकारी ले लीजिए। भारत में रेलवे की 2014 एकड़ जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। भारत में वन विभाग की 36 लाख एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 979 एकड़ जमीन अवैध कब्जादारियों के पास है। भारत की सड़क और फुटपाथ तक नहीं छोड़ा है। 2200 किलोमीटर हिस्सा कब्जा करके लोग अपनी ताकत बढ़ाते हैं। अपराधियों के ऐसे कब्जे कानून तोड़ बने अवैध मकानों पर जेसीबी चलती है तो जनता में भय का नाम बनने वाले बाहुबलियों के घर वाले भी चीखने चिल्लाने लगते हैं। आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप सिर्फ एक आदमी के पीछे पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है। अब हमें टाइम मिलने से क्या फायदा कि इतना डैमेज कर देंगे तो? व्हाट इज द यूज? नहीं, व्हाई डोंट यू पीपल रिस्पेक्ट हाई कोर्ट? ये उत्तर प्रदेश में एमएलसी रामलली मिश्रा है, लेकिन चिल्ला चीख क्यों रही है? इसकी वजह है ये मकान जिस पर प्रयागराज में प्रशासन की जेसीबी कानून का असली काम कर रही है, यानी अपराधियों के हौसले तोड़ रही, मकान का अवैध हिस्सा गिरा रही। किसका मकान है ये बताते हैं यहाँ मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन। यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तानाबूद का जो अभियान चला रही है, उसका सबसे ज्यादा असर संगम नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और अंडरवर्ल्ड से जुड़े बच्चा पासी व राजेश यादव के बाद अब बारी है आज भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की अल्लाहपुर इलाके में स्थित आलीशान कोठी को बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है। कई सरकारी बुलडोजर यहां पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अंधेरा शुरू होते पर यह कार्रवाई की गई है और ये जो जमीन है, ये जो आलीशान कोठी है, तकरीबन 500 स्क्वायर मीटर में बनाई गई है और इसकी कीमत जो बाजारू कीमत है वो करोड़ों रुपए है। 4 बुलडोजर लगे हुए हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर 70 मुकदमे अपराध के चल रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान कुर्क था। बेनामी संपत्ति के आधार पर अब कार्रवाई हो पाई। प्रशासन ने तोड़ने की ऐसी तैयारी की थी कि बाहुबली विधायक के घर वालों को कानून का काम रुकवाने का वक्त तक न मिले। हमारी अपील अभी खारिज हुई है। पूरी फोर्स यहाँ सुबह से तैयार बैठी थी। They bloody knew from the very beginning कि अपील डिसमिस होगी। आप बताइए, मतलब पहले से सब कुछ डिसाइडेड था? What is the use of having the high court? What is the use of having the judicial system? हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं? जेल में बंद गैंगस्टर्स के घर वालों को भी कानून तब याद आ रहा है जब अपने अवैध कब्जों पर
लॉ एंड ऑर्डर की जेसीबी चलते पहली बार देख रहे हैं। प्रयागराज में तो अतीक अहमद के साथी अपराधियों के अवैध नक्शे वाली बेनामी संपत्ति तोड़ी जाने लगी तो धर्म तक का इस्तेमाल बचाव में किया जाने लगा। अतीक के आड़ में हम लोग मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। हमारा अतीक से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने हमको अतीक के आड़ में बर्बाद कर दिया। खर्चा पानी सब इसी से था। हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता। दिल्ली के कुख्यात अपराधी कम्मो एवं जाबिर, तो उन लोग के द्वारा भी राष्ट्रीय स्थान की भूमि पर कब्जा करके अवैध निर्माण कराया गया था, जिसको नियमानुसार ध्वस्त कराया जा रहा है। ये सारे लोग कुख्यात अपराधी हैं। पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद से भी इन लोग ताल्लुकात हैं और सब कुख्यात अपराधी हैं। अब आप खुद बताइए, गैंगस्टर के अवैध मकानों को तोड़े नहीं तो क्या छोड़ दें? वो भी तब जबकि इन्हीं अवैध मकानों के दम पर छोटे छोटे अपराध करके बड़े अपराधी तैयार हो जाते हैं। क्रिमिनल जितने भी ये हैं, एक वेस्ट यूपी में एक डीपी यादव होता था, ये शुरू में बड़े छोटे छोटे केसेस में पकड़े जाते हैं। एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये वो धीरे धीरे जेल में भी इनका नेटवर्क काम करता है, पॉलिटिकल इनको संरक्षण मिलने लगता है और करते करते ये एक बहुत बड़े डॉन बन जाते हैं। फिर उसमें डॉन बनने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका ये भी है कि इनका अपना एक इकोनॉमिक रेवेन्यू आना चाहिए। बहुत पैसा भी इनको चाहिए उसको अपने एम्पायर को चलाने के लिए। तो जब इनका दबदबा बढ़ता है तो ज़मीनें कब्जा करना एक बहुत आसानी से पैसा कमाने का तरीका रंगदारी का, कि आपने किसी को एक्सटॉर्शन जिसको कहते हैं नॉर्मल आदमी, या आपने किसी को एक्सटॉर्ट कर लिया पैसा। तो जब आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ने लगती है तो उससे आपकी फिर एक हैसियत एज अ डॉन बनने लगती है। अवैध कब्जे और अतिक्रमण के दम पर खड़े हुए अपराधियों को आर्थिक टॉनिक देने वाले इन्हीं एटीएम्स को गिराने का दुनिया में सबसे बड़ा अभियान अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसमें 143 दिन हो चुके हैं। शुरुआत मुख्तार अंसारी के साम्राज्य के पतन के साथ हुई, जिसमें अब उत्तर प्रदेश के मऊ में 5 नवंबर यानी आज ही मुख्तार अंसारी के अपराधी का अवैध निर्माण वाला मॉल गिराया गया। जबकि प्रयागराज में राजनीतिक और आपराधिक सांठगांठ में मूंछ तानने वाले अतीक अहमद की अवैध कब्जे से पैसा उगलने वाली एटीएम मशीन नुमा इमारतें गिराने का काम 29 अगस्त से शुरू हुआ, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता रणवीर। पिछले महीने यानी 29 अगस्त को सरकार ने अतीक अहमद के और उसके रिश्तेदारों पर पहली कार्रवाई की और हाईकोर्ट के पास स्थित ये जो मकान है इसको जमींदोज कर दिया। ये अतीक अहमद के साढ़ू का मकान है और इसी मकान को ढहाए जाने के बाद 3 हफ्तों के भीतर 10 संपत्तियों को गिराया गया। अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद निवासी 95 डी चकिया थाना खुलदाबाद, इनकी यह संपत्ति मकान नंबर 40/6 सी करवला, यह संपत्ति जब्त की जा रही है। दरअसल अपराधी जेल चले भी जाते हैं तब भी उनका साम्राज्य अवैध होटल, मॉल, गोदाम, घर के दम पर चलता है, क्योंकि यह अतिक्रमण एटीएम बनकर पैसा देता रहता है। लेकिन जब इन्हीं एटीएम को खोद देंगे, तोड़ देंगे कानून के बुलडोजर और जेसीबी से, तो न सिर्फ अपराधियों की आर्थिक कमर टूटती है बल्कि समाज को बड़ा फायदा होता है। उन्होंने सरकारी भूमि पर नाजायज तरीके से बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनवाई हैं, अट्टालिकाएं बनवाई हैं, गेस्ट हाउस बनवाए हैं, गोडाउन बनवाए हैं, तो वो जमींदोज और ध्वस्त किए ही जाएंगे। ये बड़ा कड़ा संदेश जनता में और इनकी जो भय और आतंक का साम्राज्य है उस पर बड़ी प्रभावी चोट करता है। नई उम्र के लड़के हैं, वो ऐसे माफियाओं के साथ जुड़ जाते हैं, इनको आइकॉनिक फिगर मान लेते हैं, इनके साथ जुड़कर अपराध जगत में शामिल हो जाते हैं, उस पर रोक लगेगी। इन जनरल जो इनकी गुंडागर्दी है, जब उस पर लगाम लगेगी तो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी आएगा बाहर का, और बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे नहीं। इसीलिए एबीपी न्यूज की आज राय है, अवैध निर्माण, अवैध कब्जे करने वाले अपराधियों, राजनेताओं पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश जैसा अभियान एक साथ चलाया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए, आवाज उठाइए।
पंजाब के गृह सचिव ने भरोसा दिया है कि रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारियों को हटा दिया जाएगा। कल से ट्रेन संचालन शुरू हो सकता है। गृह सचिव ने रेलवे चेयरमैन को ये भरोसा दिया है। कल से पंजाब में ट्रेन चल सकती है, लेकिन राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के कारण अब भी कई ट्रेन के रूट बदलने पड़ रहे हैं, क्योंकि चुनावी वादे भूल जाने वाली राजनीति हावी है। 3 नवंबर को घंटी बजाओ शो में हमने आपको दिखाया कैसे राजस्थान में गुर्जर वोट के लिए चुनावी वादा करके भूल जाने वाली गहलोत सरकार के खिलाफ गुर्जर आबादी रविवार से प्रोटेस्ट कर रही है। रेलवे ट्रैक पर बैठी है। 60 से ज्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। अब चिंता की 3 खबरें आई हैं। पहली, भरतपुर के पीलोपुरा में गुर्जरों का आंदोलन रेलवे ट्रैक पर 5वें दिन भी जारी है। दूसरी चिंता की खबर है, गुर्जरों का आंदोलन अब भरतपुर से आगे 12 तक पहुंच गया है। तीसरी चिंता की खबर है, चुनावी वादा करके भूल जाने वाली सरकार के कारण अब जाट समुदाय के लोग भी आंदोलन करने की चेतावनी देने लगे हैं। पहली खबर देखते हैं। भरतपुर में ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। रेलवे ट्रैक पर रात होने के बाद भी 5 दिन से लगातार यूं ही गुर्जर समुदाय के लोग बैठे हैं। नाराजगी इस बात की कि चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने पर गुर्जरों को बैकलॉग की भर्तियां तुरंत कराने का वादा करने वाली गहलोत सरकार अब तक 2 साल के बाद भी वादे पूरे नहीं कर पा रही। सरकार ने 3 नवंबर को बातचीत की कोशिश की थी, नाकाम रही। ये आंदोलन निश्चित जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी चीज जो लिखी हुई मांगे थी वो पूरी न करे। अगर इसके लिए हमें दिवाली यहाँ मनानी पड़ेगी तो हम दिवाली भी यहाँ मनाएंगे। उसके बाद आगे बैठना पड़ेगा तो आगे भी यहाँ बैठेंगे, क्योंकि भाई साहब हम थक गए हैं। दूसरी खबर की तस्वीरें देखिए। 12 में भी गुर्जर आंदोलन की आग पहुंच गई। चुनावी वादा पूरा करने का लिखित आश्वासन देने की मांग के साथ गुर्जरों ने यहाँ रास्ता जाम कर दिया। तीसरी खबर यह है कि गुर्जर आंदोलन संभाल नहीं पा रही गहलोत सरकार के सामने जाट भी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वादे के मुताबिक रुकी हुई भर्ती जल्द पूरा कराने का वादा नहीं निभाया तो आंदोलन भी जाट करेंगे। सरकार तैयारी कर ले। राष्ट्र निर्माण चाहते हैं तो जितनी चिंता अपने अधिकारों की करते हैं उतना ही महत्व अपने कर्तव्य निभाने को भी दिया जाना चाहिए। इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए जो अब हम दिखाने जा रहे हैं। हैदराबाद में एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई और तब एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे गंभीर मरीज को तुरंत अस्पताल तक ले जाने का रास्ता दिलाने को ट्रैफिक कांस्टेबल जी बाबजी ने दौड़ लगा दी। 1.5 किलोमीटर तक रास्ते में जाम में खड़ी साइकिल, स्कूटर, बाइक, ऑटो, कार सबको एम्बुलेंस के लिए हटने का इशारा करते हुए कांस्टेबल जी बाबजी दौड़ते रहे। नतीजा ये रहा कि एम्बुलेंस वक्त पर अस्पताल पहुंच पाई, मरीज की जान बचाई जा सकी। एम्बुलेंस को लेके जाके 1.5 किलोमीटर भागते हुए क्लियर करके लेके जाए सर। स्टिल डेट सेव है बोल के मालूम हो सर। बहुत खुशी हो रहा है हम लोगों को, हैप्पी है सर हम लोग। सर बम्पर टू बम्पर गाड़ी जाने को वो भी नहीं था सर, तो टाइम पे वो करना हमारा ड्यूटी है सर, तो करें। अब बात दिल्ली के प्रदूषण की, जिससे आप परेशान रहते हैं, तो इस खबर पर बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि कल हमारी इसी खबर पर नजर रहने वाली है। दिल्ली के प्रदूषण पर शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय समिति ने कल बैठक बुलाई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के 3 मंत्रालयों के अफसर कल बैठक में बुलाए गए हैं। 4 राज्यों के 3 विभागों जिनमें वन, प्रदूषण, शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। पिछली कई बैठकों में कई विभागों के अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचते हुए गायब रहे हैं। हमारी नजर रहेगी कि देश की राजधानी में कोरोना के संकट काल के दौरान प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मुद्दे पर होने वाली बैठक में क्या सभी अधिकारी जिम्मेदारी के साथ पहुंचते हैं या नहीं। आप घंटी बजाओ शो देखते रहिए, अपडेट रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।